Studyplexity JPSC and BPSC. Hello aspirants, welcome to Studyplexity JPSC and BPSC. मेरा नाम है धीरज and I'm the faculty of Indian Polity, Governance and Jharkhand specific in the JPSC segment of Studyplexity. जैसा हमने आपसे वादा किया था कि 3 फरवरी 2026 से JPSC PT की क्रैश कोर्स लाइव कर दी जाएगी Studyplexity JPSC BPSC चैनल पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए। और आज इसी प्री इनिशिएटिव के पहले क्लास में मैं स्वागत करना चाहता हूं उन सभी लोगों का जो इस वीडियो को देख रहे हैं। इस इनिशिएटिव की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं जो आगे के लिए बहुत जरूरी होने वाला है। इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव में मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा इंडियन पॉलिटी और झारखंड स्पेसिफिक सब्जेक्ट को कवर कराने के लिए, और वो भी सिर्फ जेपीएससी पीटी के जो सिलेबस है उसको कवर कराने के लिए। अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं और मेंस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप अगले अटेम्प्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी हमारे इसी चैनल पर एक अनाउंसमेंट वीडियो अपलोड हुआ होगा जेपीएससी बीपीएससी की टारगेट बैच के लिए। आप उसे चेकआउट कर सकते हैं जाकर के। अब बात करते हैं आज के क्लास पे। देखिए, ये जो पूरा क्लास हमारा चलेगा और स्पेसिफिकली जो मैं क्लासेस कवर करूंगा, उसके लिए मैंने एक पूरा प्रॉपर मॉड्यूल डिजाइन किया है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि पूरा झारखंड 60 घंटों में कैसे कवर किया जाएगा जो पीटी का सिलेबस है। उसके लिए एक न्यू इनिशिएटिव, एक न्यू मेथोडोलॉजी के तहत मैं आपसे पूरे क्लास को डिस्कस करूंगा 1 by 1, जिसमें जितने भी पॉइंट्स आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगा या रखूंगा, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप हर एक उस बात पे जो मेरे मुंह से निकल रही है या फिर जो मैं अपने पेन से इस बोर्ड पे लिख रहा हूं, हर एक पॉइंट को आपको नोट डाउन करना है, ध्यान से सुनना है, समझना है, क्योंकि हर एक पॉइंट आने वाले 14th जेपीएससी के एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट होने वाला है। क्योंकि जो भी पॉइंट्स मैंने पिकअप किए हैं वो ये सोच के किया है कि जिससे आपके तैयारी में बहुत ही अच्छा वैल्यू ऐड हो सके। अब बहुत ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर 60 घंटों की क्लास से झारखंड के क्वेश्चंस आप टू द पॉइंट आपको क्वेश्चन पेपर पे दिखाई दे। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं अगेन कि हर एक पॉइंट को आप नोट डाउन करते रहिएगा पॉइंटर्स में, जैसे भी आप करना चाहें, और जो भी मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्लासेस हम कवर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि झारखंड यानी जेपीएससी के जो पीटी का सिलेबस है वो एग्जैक्टली क्या है। सिलेबस मैं दोबारा यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पूरा जेपीएससी के सिलेबस को होलिस्टिक वे से आपके सामने डिस्कस किया है 1 by 1, एक एक पॉइंट को रखते हुए। क्लियर है? मैं क्विकली मूव करना चाहता हूं जेपीएससी, बस एक ग्लिम्स दे रहा हूं कि जेपीएससी की पीटी के अंदर क्या क्या सिलेबस इंक्लूड है पेपर 1 में और पेपर 2 में। कुल मिलाकर के झारखंड से रिलेटेड 110 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर 1 से 10 क्वेश्चन और पेपर 2 से पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन। एक एक चीज को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आगे के क्लासेस को समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपने अभी तक तैयारी की है, तो या तो जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल है या फिर कहीं से आपने क्लासेस करी होगी। ये क्लासेस बुक से और बाकी के क्लासेस से बहुत डिफरेंट होने वाला है, और वो आपको धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा कि क्यों ये क्लासेस एग्जैक्टली बहुत ही अलग है उन सभी जो मार्केट में अवेलेबल चीजें हैं उनसे। और आपको बहुत ही ज्यादा सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा जब आप क्लासेस को आगे देखते चलेंगे, साथ में बढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले आप सिलेबस को समझिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है? सिलेबस पे कमांड। सिलेबस को भी हमने एक वीडियो में डिस्कस किया है, और जहां जहां पे भी सिलेबस कहीं धुंधला सा पड़ जाता है या फिर कुछ समझ नहीं आता सिलेबस से, क्योंकि सिलेबस में पीटी में 1 पॉइंटर्स बस लिखे हुए हैं कि ये 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, तो उसको डिकोड करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें और उसे एक आइडिया लगाने की कोशिश करें कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। हमने इसलिए इस पूरे फ्री इनिशिएटिव को स्टार्ट करने से पहले, इवन अनाउंस करने से पहले, सिलेबस और पीवाईक्यूज, एटलीस्ट एक पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को आपके सामने रखा है। कुल मिलाकर के हमने 45 क्वेश्चन झारखंड स्पेसिफिक से डील किए हैं, और बाकी के बचे हुए 55 क्वेश्चन आने वाले सब्सिक्वेंट क्लासेस में डिस्कस होंगे। जानबूझ करके हमने उतना सेक्शन ही डिस्कस किया है, उसके पीछे रीजन है क्योंकि क्लासेस अभी उतनी सेक्शन की कवर कराई जाएगी और फिर पीवाईक्यू अपलोड किया जाएगा जो बाकी के 55 क्वेश्चन है आगे की क्लासेस को समझने के लिए। तो नाउ जब
आप अगर उस सिलेबस को नहीं देखे हैं तो एक बार इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप सिलेबस का वीडियो पूरा देखिए डिटेल में। और दूसरा है कि जो PYQs है उसको भी एनालाइज कीजिए। और अगर PYQs को एनालाइज नहीं किया है अभी तक तो कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से उसको डिस्कस करूंगा अपने क्लासेस के बीच बीच में, लेकिन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करूंगा। तो इसलिए क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डिटेल में एनालिसिस किया हुआ है, इस क्लास में हम PYQs की एनालिसिस नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? अगर उसकी एनालिसिस को समझना है या क्या क्वेश्चन अभी पूछे जा सकते हैं, आप उस पर्टिकुलर वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। खैर, क्विकली हम बात करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 में क्या क्या सिलेबस है। एक बार जस्ट ओवरव्यू देख लीजिए, तभी आपको आगे की क्लासेस समझ में आएगी। पेपर 1 में सेक्शन F है, जनरल अवेयरनेस ऑफ झारखंड के बारे में जिक्र किया जाता है। और कुल मिलाकर के जो पेपर 2 में जितने भी सेगमेंट है उसी का एक छोटा सा पार्ट आप बोल सकते हैं कि सबको क्लब कर दीजिए और उसमें से किसी भी सेक्शन से उठा करके यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल झारखंड की हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर, हेरिटेज, ये सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाएगी। पेपर 2 की अगर हम बात करें, पेपर 2 में कुल मिलाकर के जो सेक्शन है A to P सेक्शन है, और सेक्शन A to P में ये सारे पॉइंट्स मेंशन किए हुए। मैं इसको एक एक करके नहीं पढ़ूंगा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसको एक एक करके देख सकते हैं। और मेरा सलाह होगा कि आप आगे बढ़ने से पहले वीडियो को पॉज करके एक एक चीज को ध्यान से देख लीजिए। और अगर आपने सिलेबस का वीडियो देखा है तो इसे भी देखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है? चलिए ठीक है, अब हम आते हैं इस चीज पर। ये झारखंड का मैप है, हम उस पर आएंगे। फिलहाल अब सवाल आता है कि सिलेबस तो इतना वास्ट है, इतना बड़ा है, हमने पूरा देख लिया है सेक्शन कि सेक्शन A to P और सेक्शन F इन पेपर 1 सब कुछ हमने देख लिया। अब सवाल उठता है कि इस पूरे प्री इनिशिएटिव, इस कोर्स में, क्रैश कोर्स में वो कैसे कवर किया जाएगा, हाउ टू प्रिपेयर, आप कैसे तैयारी करेंगे और हम कैसे आपकी तैयारी कराएंगे। सवाल अगर है तो इसका जवाब भी है। जवाब है आपके पास यहाँ पे। तो एक एक करके मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है कि जितना भी सिलेबस है उसका एक एक सेक्शन, सेक्शन A से लेकर के P तक और पेपर 1 का सेक्शन F, एक एक सेक्शन को हम एक एक करके डिकोड करेंगे, पढ़ेंगे। जितने भी टॉपिक्स हैं, अगर आप एक एक टॉपिक पे कमांड एस्टैब्लिश कर लेते हैं, आपका उतना पर्टिकुलर मार्क्स जो है वो एक तरीके से बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और जो भी यहाँ पे बताया जाएगा वो आपके लिए एक वैल्यू ऐड करेगा इस कम समय में। क्योंकि अभी आप बुक पढ़ने जाइएगा, कुछ समझ नहीं आएगा, उतनी चीजें आप मगअप नहीं कर सकते। और मैं यहाँ पे बहुत आपको एक ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे आप एक एक सेक्शन को कंप्लीट करेंगे एकदम क्विकली। क्लियर है? चलिए, तो अगर हम सेक्शन A की बात करें तो सेक्शन A में है हिस्ट्री ऑफ झारखंड, और यहां से टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे 8, टोटल मार्क्स होंगे 16। तो इसमें आप देख रहे हैं कि टोटल 7 सब पॉइंट्स है, सब सेक्शंस है। सेक्शन A के सब सेक्शंस है 1 2 3 से लेकर 7 तक। हर एक सेक्शन में बात करी गई है गवर्नेंस सिस्टम की। टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ झारखंड, और हिस्ट्री ऑफ झारखंड इसलिए ये टॉपिक है क्योंकि ये जो गवर्नेंस सिस्टम था वो आज के डेट में बेसिकली आज के डेट में फॉलो नहीं किया जाता है, क्योंकि अब पंचायती राज का सिस्टम आ चुका है। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने से पहले या हिस्ट्री में जो भी जितने भी जनजातीय यहाँ पे रहते थे या आज भी रहते हैं, उस समय ये जनजातीय जो समूह है वो लोग अपने समाज को, अपने शासन व्यवस्था को गवर्न करने के लिए, अपनी सोसाइटी को गवर्न करने के लिए किस प्रकार से शासन प्रशासन चलाया करते थे, यानी एडमिनिस्ट्रेशन रन किया करते थे। ये सभी चीजों को क्लब करके यहाँ पे एक सिलेबस बनाया गया है जिस पे बात करी जा रही है मुंडा गवर्नेंस सिस्टम, यानी मुंडा शासन व्यवस्था। नागवंशी गवर्नेंस सिस्टम, पढ़ा पंचायत गवर्नेंस सिस्टम, मांझी परगना गवर्नेंस सिस्टम, मुंडा मानकी गवर्नेंस सिस्टम, डोकलो सहोर गवर्नेंस सिस्टम और जातीय पंचायत गवर्नेंस सिस्टम से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब एक एक करके हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे और आप देखेंगे कि ये किस तरीके से मैं कवर कर रहा हूं, जिससे आप सिर्फ सेक्शन A के क्वेश्चंस को कवर नहीं करेंगे, इवन सेक्शन A के अलावा भी बहुत सारे जो टॉपिक्स होंगे उसको भी आप कवर करेंगे। क्लियर है? वो आपको सब धीरे धीरे करके समझ में आएगा जैसे ही आप क्लासेस को आगे फॉरवर्ड करेंगे। क्लियर है? अगर आप ये समझ चुके हैं तो इसका मतलब है कि आज अभी जो भी क्लासेस डिस्कस करी जाएगी उसमें ये पूरे 7 सेक्शन को 1 by 1 डिटेल में कवर किया जाएगा। डिटेल आई मीन पीटी के लिए जो डिटेलिंग जरूरत है वो कवर अप किया जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए सवाल आता है कि मैं इसको उठाऊं और आपके सामने मैं टॉपिक लिखूं मुंडा गवर्नेंस सिस्टम और मैं आपको पढ़ाना शुरू कर दूं। क्लियर है? बहुत आसान है हमारे लिए, मैं उसको पढ़ा दूं, बट आप कैसे इंश्योर होंगे कि मुंडा गवर्नेंस सिस्टम से वही क्वेश्चंस आएंगे जो मैं अभी आपके साथ
डिस्कस कर रहा हूं। इसको समझने का तरीका है कि आपने सिलेबस तो देख लिया, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी साथ में देखते हुए चलिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो कुल मिलाकर के जेपीएससी ने अभी तक 4 जो नए सिलेबस है, नए सिलेबस के अनुसार 4 एग्जाम्स लिए हैं, 2016 में, 17 में, 2021 में एंड 2024 में। मैं चारों सालों के क्वेश्चंस को एनालाइज किया हूं खुद बहुत ही डिटेल में, और मैं उसी क्वेश्चन को आपके सामने रखूंगा। आई मीन कि अगर हम मुंडा गवर्नेंस, ये जो पूरे 7 टॉपिक्स हैं, इस 7 टॉपिक से चारों साल क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर एक बार आप उस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि आगे की क्लास से आपको क्या पिक करना है, क्या ध्यान में रखना है, और कैसे अगर इन क्वेश्चंस में से कुछ भी रिपीट हो जाए, और रिपीट होते भी हैं वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा, अगर रिपीट हो जाते हैं तो उसको आप कैसे टैकल करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहली चीज है कि क्योंकि उसी क्वेश्चन से ही एक नया क्वेश्चन भी बनता है, तो सबसे पहले आप एक बार क्वेश्चन को ध्यान से एक एक करके देखिए। जब आप एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे तभी आपको आगे की क्लास और क्लियरली समझ में आएगी। चलिए ध्यान से एक एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लगा रहा हूं। मैं इस क्वेश्चन की एनालिसिस नहीं करूंगा आपके सामने, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिखा रहा हूं, जिसे आप एक बार क्वेश्चन को देखिए, और उसके बाद जब हम क्लास कवर करेंगे वापस आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्या ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होता है, या फिर इसके अलावा इसी तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व होता है या नहीं होता है। और आपको खुद समझ में आएगा इन सभी क्वेश्चंस को देख करके कि अभी जो जेपीएससी का 14th एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं यानी प्रोबेबिलिटी है। अगर आपको यह समझ में आ गया कि क्या जेपीएससी पूछ सकता है, उसकी माइंडसेट को आप समझ गए, तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम इनपुट पे बहुत ज्यादा आउटपुट आप लेकर के निकल जाइएगा। तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिए। यह है मुंडा गवर्नेंस सिस्टम पे क्वेश्चन जो पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कहता है? Who among the following was not an official of the भुआरी परहा of मुंडा ट्राइब in the earlier period? यानी प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजाति के भुआरी पढ़ा के अधिकारी नहीं थे। अब एक बात समझिएगा, जेपीएससी का ये पहला एग्जाम था इस सिलेबस को लेकर के, जेपीएससी भी काफी नई थी, तो बहुत सारे त्रुटियां आपको देखने को मिलेगी क्वेश्चन पेपर में, और जब आप फाइनली पढ़ाई करते हैं किसी भी सोर्सेस से उसमें। क्लियर है? वो सब आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए बात है यहाँ पे भुआरी परहा ऑफ मुंडा ट्राइब, तो इसका मतलब है कि जो मुंडा ट्राइब की गवर्नेंस शासन व्यवस्था है उसका नाम क्या है? भुआरी परहा। बहुत किताबों में ये नाम नहीं लिखा हुआ रहता है, वो नाम लिखा हुआ क्या रहता है? मुंडा गवर्नेंस सिस्टम। ठीक है। और अगर परहा पंचायत की बात करें, अब देखिए भुआरी को देख करके बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये लगेगा कि भुआरी तो भाई उराव जनजाति के लिए यूज की जाती है, तो ये मुंडा में भुआरी परहा क्यों आ गया? और अगर उराव जनजाति की पंचायत को पढ़ा पंचायत कहते हैं, आप अगर बात करते हैं पढ़ा पंचायत अगर कहा जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या पढ़े? उसे पढ़ा पंचायत पढ़े या फिर भुआरी पढ़ा? तो क्या ये उराव जनजाति के बारे में बात हो रही है? तो कंफ्यूज नहीं होना है। अभी यहाँ पे स्पेसिफिकली इन्होंने लिख रखा है कि मुंडा ट्राइब के बारे में बात हो रही है, मुंडा ट्राइब के बारे में डिस्कशन हो रहा है। क्लियर है? अब इस पे इन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे, और क्या पूछा है? नॉट एन ऑफिशियल ऑफ भुआरी परहा, कि भुआरी परहा अगर एक शासन व्यवस्था है तो उसमें कुछ अधिकारी भी होंगे, तो इन चारों में से कौन एक अधिकारी नहीं है? मैं आंसर नहीं बता रहा हूं, हम अभी इस पे आएंगे। क्लियर है? अगर आपको अभी इसका आंसर जानना है तो मैं आपको बता देता हूं कि इसका आंसर होगा आंसर ए। ये तीनों लाल, पाट, मुंडा और कारतो, ये तीनों मुंडा गवर्नेंस सिस्टम, जो मुंडा ट्राइब की शासन व्यवस्था थी, उसके ऑफिशियल्स थे। क्लियर है? कोई यहां अगर समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं मुंडा शासन व्यवस्था से। नेक्स्ट ईयर क्या क्वेश्चन पूछा गया? इन मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हाथू पंचायत इज हेडेड बाय। अब हाथू पंचायत क्या है, इसके बारे में सब कुछ बात करेंगे एक एक करके। तो हाथू पंचायत को किसके द्वारा हेड किया जाता था? हाथू मुंडा, ये आंसर है। कोई बात नहीं, हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट, द मीटिंग ऑफ द पंचायत इन मुंडा विलेज इज हेल्ड एट अ प्लेस नोन एज। मुंडा गांव में पंचायत की बैठक किस स्थान पे होती थी? तो अखाड़ा आंसर है। सो मुंडा शासन व्यवस्था के अंदर जो भी पंचायतें लगती थी वो किस प्लेस पे, गांव में कौन से जगह पे ये बैठकी होती थी, असेंबली होती थी, जहां से ये शासन व्यवस्था सुनी जाती थी या फिर लोगों की समस्याओं का निपटारा किया जाता था। क्लियर है? तो वो उस प्लेस का क्या नाम है? अखाड़ा। तब पे बात करेंगे, फिलहाल आप क्वेश्चन को समझिए। फोर्थ क्वेश्चन पे बात करते हैं, टू विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज अ महतो रिलेटेड इन मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। महतो किस रोल से
एसोसिएटेड है मुंडा गवर्नेंस सिस्टम में, तो इसका आंसर हो जाएगा टू कम्युनिकेट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू द विलेजर्स, यानी ग्रामीणों तक महत्वपूर्ण सूचना पहुंचाने के लिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं कि एक शासन व्यवस्था, मैं आ रहा हूं इस पे, अगर कोई क्वेश्चन नहीं बचा है ठीक है। मुंडा, अगर मुंडा शासन व्यवस्था की बात करें, मुंडा शासन व्यवस्था में जो शासन व्यवस्था है गवर्नेंस, ये 4 क्वेश्चन शासन व्यवस्था से पूछी गई है। शासन व्यवस्था में एग्जैक्टली जो ऑफिशियल्स, जो पद है, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछा गया है। क्या कहा जाता है पंचायत को, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारी चीजें पूछी गई है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है और अपनी तैयारी इसी तरीके से करनी है। क्लियर है। और जब क्लासेस मैं कब स्टार्ट करूंगा मुंडा गवर्नेंस सिस्टम, आप इन सभी पॉइंट्स को एकदम ध्यान से देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। सिमिलरली हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने आएगा नागवंश गवर्नेंस सिस्टम। आप पहले पूरा ये सेगमेंट समझ लीजिए। हु वाज द हेड ऑफ द नागवंशी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम? नागवंश शासन व्यवस्था के प्रशासन का प्रमुख कौन था? आपको समझ में आना है। तो प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? यहाँ पे राजा। ठीक है, ये हम नागवंशी शासन व्यवस्था की बात कर रहे हैं। नेम द रूलर हु शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ नागवंशी स्टेट फ्रॉम सुताम्बे टू चुटिया। अब देखिए, ये शासन व्यवस्था का ही क्वेश्चन क्यों इसको कहा जा रहा है, इसके पीछे कारण है। क्योंकि जब नागवंश जो एक राजवंश हुआ करता था और वो अपनी शासन चला रहा था, कहां पे? पूरे अपने किंगडम पे, अपने पूरे राजवंश पे, अपने पूरे सब्जेक्ट पे। तो जब कभी भी कोई भी राजा शासन चलाता है तो जाहिर सी बात है वो शासन व्यवस्था का एक हिस्सा होता है। क्लियर है। तो नागवंश में, और जो कैपिटल को ट्रांसफर करना है वो भी राजा के द्वारा लिया गया एक शासन का ही एक पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज के डेट में अगर किसी स्टेट की कैपिटल को या किसी भी यूनियन टेरिटरी की कैपिटल को कहीं से भी कहीं ट्रांसफर कर दिया जाए या डिक्लेयर कर दिया जाए, तो उसके पीछे सरकार अपनी शासन व्यवस्था को ही या शासन प्रशासन चलाने की शक्तियों का ही इस्तेमाल करती है। आज हमारा संविधान है, लेकिन उस समय संविधान नहीं हुआ करता था। जो भी राजा महाराजा के रूल्स होते थे उनको वो फॉलो करते थे, और जो भी जनजातीय समूह थी उनकी जो भी अपनी पंचायत हुआ करती थी उसके हिसाब से वो लोग काम करते थे। तो वो भी शासन व्यवस्था का एक हिस्सा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। हु, इन चारों सेंटेंस में से कौन करेक्ट नहीं है, ये ऑलरेडी हमने पीवाईक्यूज में डिस्कस किया था, फिर भी इसका आंसर हो जाएगा ये कि कौन करेक्ट नहीं है। बाकी 3 करेक्ट हैं, ये करेक्ट नहीं है। नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये 4 ऑप्शन है। जैसे नागवंशियों ने परहा पंचायत को एक प्रशासकीय इकाई के रूप में स्वीकार किया, तो यस, हाँ स्वीकार किया था। परहा के प्रारंभिक प्रमुख मानकी का पदनाम बदलकर ठाकुर कर दिया गया, तो ये गलत है। नागवंशियों ने परहा का नाम बदल करके पट्टी कर दिया, ये सही है। भुआरी परहा में पंचायत तक एक स्थायी संस्था थी, तो यस, ये भी सही है। अब एक बात समझिएगा, ये परहा, ठाकुर, पट्टी, ये सब क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे अभी आज के क्लास में। ठीक है, सो डोंट वरी। अब फिलहाल क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन यानी नागवंश के जो शासन व्यवस्था है, एक पर्टिकुलर टीयर की जो शासन व्यवस्था है, उस शासन व्यवस्था के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट, हु वाज द सेक्रेडोटल एंड सेकुलर हेड ऑफ द ओरांव विलेज बिफोर द ऑफिस ऑफ द महतो इन अर्लियर पीरियड? प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले ओरांव ग्रामों का पुरोहित और लौकिक प्रधान कौन हुआ करता था? ये पूछ रहा है सेकुलर हेड, और यहाँ पे इन्होंने पूछा है सेक्रेड हेड ऑफ ओरांव विलेज ऑफ द ऑफिस ऑफ द महतो, जो है इन अर्लियर पीरियड में कौन हुआ करते थे। क्लियर है। तो ये हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा बैगा। तो बैगा जो है वो ओरांव जनजाति, ओरांव गांव के अंदर एक सेकुलर हेड हुआ करते थे। आ रही है बात समझ? बिफोर द ऑफिस ऑफ महतो, तो महतो की ऑफिस है, उसके अंदर बैगा एक, आप कह सकते हैं कि पुरोहित हुआ करते थे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल इज नॉट अ पार्ट ऑफ मुंडा पढ़ा पंचायत सिस्टम? मुंडा की पढ़ा, अब देखिए यहाँ पे अगेन, यहाँ पे क्या इसने लिख दिया है, मुंडा पढ़ा पंचायत सिस्टम का पार्ट नहीं है। क्लियर है। तो इन चारों में से कौन एक मुंडा पढ़ा पंचायत का सिस्टम का पार्ट नहीं है? यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा नेगी। इसका मतलब है कि वो कौन से अधिकारी हैं, ऑफिशियल हैं, जो मुंडा के पढ़ा पंचायत सिस्टम का हिस्सा नहीं है। और ये कौन से टॉपिक से? पढ़ा पंचायत गवर्नेंस सिस्टम से, लेकिन इन्होंने लिख रखा है मुंडा। अब सब कुछ आगे चल करके आप समझिएगा कि क्यों पूछा गया है, कैसे पूछा गया है। इन ओरांव विलेज हु आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिशियल? ओरांव की जो गांव है, अब देखिए पढ़ा पंचायत जो है वो मेनली ओरांव जनजाति की एक शासन व्यवस्था है। और शासन व्यवस्था अगर ओरांव जनजाति की है तो उसमें यह पूछा गया है कि ओरांव के गांव में कौन से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हुआ करते थे।
तो दैट इज महतो और पाहन। ये गांव के अंदर ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हुआ करते थे, यानी अधिकारी हुआ करते थे, इनका कुछ काम था, हम सब पे बात करेंगे। पहले आप एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, हैव सम पेशेंस, धीरज रखिए थोड़ा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तभी आपकी तैयारी आगे होगी। डोंट जंप दिस सेक्शन, तभी आपको समझ में आएगा। द हेड ऑफ द पढ़ा पंचायत इज नोन एज, पढ़ा पंचायत के हेड को क्या कहा जाता है? पढ़ा राजा। ठीक है, ये आंसर मैं आपको बता रहा हूं, सब कुछ बताऊंगा, फिलहाल आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। हु इज द हेड ऑफ द विलेज इन द ओराव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम? ओराव जनजाति के जो शासन व्यवस्था है उसके हेड कौन है गांव लेवल पे? तो महतो हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, हु वाज द सब हेड ऑफ मांझी? अब ये मांझी गवर्नेंस सिस्टम, ये जो सिस्टम है वो संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था को मांझी शासन व्यवस्था कहते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु वाज द सब हेड ऑफ मांझी इन द कम्युनिटी सिस्टम ऑफ संटाल? क्लियर है? सो प्रधान, परनिक, मुस्तनगीर, गुरायत, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा परनिक। ठीक है, हम बात कर रहे हैं और देखिएगा ये क्वेश्चन रिपीट भी होगा। अगेन, हु इज द रिलीजियस हेड इन द संथाल विलेज? संथाल की जो गांव है वहां पे धार्मिक पुरोहित कौन होते हैं? रिलीजियस प्रिस्ट या रिलीजियस हेड जो इन्होंने पूछा है, ध्यान दीजिएगा, सेक्रेड हेड नहीं पूछा है इन्होंने पूछा है रिलीजियस हेड। ठीक है, रिलीजियस हेड हो जाएंगे नाइके। क्लियर है? जो भी संथाल जनजाति से संबंधित इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको ये पता होगा कि उनके जो पुजारी होते हैं गांव के अंदर उनको नाइके कहा जाता है। द असिस्टेंट टू द विलेज हेडमैन इन अ संथाल विलेज, देखिए वापस ये क्वेश्चन रिपीट हो गया और इसका आंसर क्या होगा? परमानिक। क्लियर है? नेक्स्ट, हु इज द डिप्यूटी हेड उप प्रधान इन द मांझी परगना एडमिनिस्ट्रेशन? डिप्यूटी हेड यानी उप प्रधान कौन है? अगेन प्राणिक। क्लियर है? चलिए, तो आप देख रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन को 3 बार जेपीएससी ने पूछा है मांझी शासन व्यवस्था से। खैर, नेक्स्ट इज मुंडा मान की गवर्नेंस सिस्टम। मुंडा मान की गवर्नेंस सिस्टम जो है वो हो जनजाति की गवर्नेंस सिस्टम है। किस जनजाति की है? तो ये भी क्वेश्चन आएगा कि मुंडा मान की गवर्नेंस सिस्टम किस जनजाति की शासन व्यवस्था है? तो हो जनजाति की शासन व्यवस्था को मुंडा मान की शासन व्यवस्था कहते हैं। द ब्रिटिश ऑफिसर्स हु रिकॉग्नाइज्ड मुंडा मान की सिस्टम वाज, दैट इज थॉमस विल्किंसन। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि मुंडा मान की जो शासन व्यवस्था है कोल्हान रीजन में, उनको किस ब्रिटिश अधिकारी ने मान्यता दी थी और क्यों देती है, मैं सब पे बात करूंगा एक एक करके। जस्ट फोकस ऑन द क्वेश्चन। Which of the following applies to the मुंडा अंडर द मानकी मुंडा सिस्टम? मुंडा मानकी सिस्टम के अंदर applies to the which of the following applies to the मुंडा, इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं? हेड ऑफ ए विलेज, हेड ऑफ ए पीर, अप्लाइज टू मुंडा। अच्छा, मुंडा के बारे में पूछा, मुंडा किस पे अप्लाई होगा? दैट इज हेड ऑफ द विलेज। क्लियर है? ठीक है, मुंडा किस पे? मानकी मुंडा सिस्टम पे मुंडा किस पे अप्लाई होता है, यानी मुंडा कौन होते हैं इस शासन व्यवस्था में? मुंडा किसे कहा जाता है? तो गांव के जो प्रधान होते हैं उसे कहा जाता है मुंडा। क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम रिलेटेड टू मुंडा मान की सिस्टम इज नॉट करेक्ट? कौन करेक्ट नहीं है ये आपसे पूछा है। ठीक है, इफ अ मान की इज डिसमिस हिज सक्सेसर आर आल्सो डिप्राइव्ड ऑफ द रिलीजन, क्या पूछ रहा है? नहीं सही है। ओके, मुंडा इज कंसीडर्ड द विलेज हेड व्हाइल द मान की इज कंसीडर्ड द हेड ऑफ द पीड़, ऑलमोस्ट सही है। डज नॉट गेट एनी शेयर कमीशन ऑफ द रेवेन्यू, ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन क्यों गलत है? क्योंकि उन्हें शेयर मिलता था। क्लियर है? और ये सब ऑप्शन सही है। आरएम सब पे बात करेंगे। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डोकलो शहर महासभा समिति इज नॉट करेक्ट? जो करेक्ट नहीं है, डोकलो शहर शासन व्यवस्था खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था है। क्लियर है? और शासन व्यवस्था से रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि डोकलो शहर महासमिति इज नॉट करेक्ट, supported the पंचायती राज सिस्टम, favored customary system, accepted मुंडा मान की as the representative and opposed the पंचायती राज इलेक्शन। ठीक है, पंचायती राज की जो इलेक्शन है किसको अपोज किया गया था, सपोर्ट किया था? तो यहाँ पे आ जाएगा ये ऑप्शन, अपोज द पंचायती राज सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। द ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ विच ट्राइब ऑफ झारखंड इज नोन एज डोकलोसोर? खड़िया, अभी जस्ट बताया आपको। आगे बढ़ते हैं। डोकलोसोर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज एसोसिएटेड विद विच ट्राइब? खड़िया। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोबारा। क्लियर है? तो आप देख रहे होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज को करना, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। करताहा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? करताहा किससे संबंधित है? तो करताहा संबंधित है डोकलोसोहर से, यानी खड़िया जनजाति से एसोसिएटेड है। सब पे बात करेंगे हम, डोंट वरी। द फैमिली हु क्लियर द जंगल एंड प्रिपेयर लैंड फॉर प्लव वर नोन एज,
किसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया, उस परिवार को क्या कहते हैं? उस तैयार इस चारों ऑप्शन में भूमियार जो है वो ओरांव जनजाति के वैसे परिवार को कहते हैं जिन लोगों ने अर्ली सेटलर, जिन लोगों ने सबसे पहले झारखंड की धरती पे आए और आने के बाद उन्होंने जंगलों को साफ किया और वो वहां पे रहना शुरू किए। वही लोग एक तरीके से मूल का जो उनके पास अधिकार होती है उसे भूमियारी ओरांव कहते हैं। भूमियारी जनजाति यानी भूमियारी एक वो परिवार है और उनके बच्चे के बच्चे बच्चे के बच्चे, ये सभी परिवार उस परिवार से संबंधित है जिन्होंने सबसे पहली बार जंगल में आकर के साफ किया और उसके बाद उसे रहने योग्य या कृषि योग्य उसको बनाया। क्लियर है? सेम चीज अगर मुंडा की बात करें तो मुंडा में ऐसे परिवारों को खुट कटी परिवार कहा जाता है, खुट कटीदा। ठीक है, नेक्स्ट, इन विलेज ऑर्गेनाइजेशन द फंक्शन ऑफ विलेज बैगा। बैगा ओरांव जनजाति में बैगा क्या काम करते हैं? बैगा काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ग्रामीण देवी देवताओं को शांत करने का काम करते हैं। नेक्स्ट इज हु अरेंजेस फूड एंड वाटर इन द मीटिंग्स ऑफ पढ़ा पंचायत ऑफ ओरांव। अब देखिए ओरांव जनजाति की भी पढ़ा पंचायत है और मुंडा जनजाति की भी पढ़ा पंचायत है। तो अब कभी अगर मान लिया जाए उस पर नहीं लिखा हुआ है कि कौन सी जनजाति का पढ़ा पंचायत सिस्टम है, तो अब आपको डिफॉल्ट वे में यह समझना है कि ओरांव जनजाति के बारे में बात हो रही है, ना कि मुंडा जनजाति। अगर मुंडा जनजाति के बारे में पढ़ा पंचायत सिस्टम की बात होगी तो वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया जाएगा मुंडा जनजाति। क्लियर है? ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि पानी पिलाने का काम, पढ़ा पंचायत की जब सभा लगती थी उसमें पानी पिलाने का काम या पानी की व्यवस्था करने का काम किसका होता था? तो पन भरा एक ऐसे ऑफिशियल होते थे, एक ऐसे अधिकारी होते थे जिनकी काम होता था कि पानी की सभी व्यवस्थाओं को उस सभा समिति में सुनिश्चित किया जाए। इन मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हाथू पंचायत इज हेडेड बाय, हाथू पंचायत इज हेडेड बाय हाथू मुंडा। ये भी मुंडा गवर्नेंस सिस्टम से। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा है कास्ट पंचायत। अब ये जो क्वेश्चन यहाँ पे पिक किए गए हैं इसका अर्थ यह है कि मुंडा एक ही शासन व्यवस्था से एक क्वेश्चन नहीं, एक से ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आपको आ रही है बात समझ? अभी जस्ट आपने देखा नेक्स्ट पीछे के स्लाइड में ये ओरांव से पूछा गया है और 4 क्वेश्चन ओरांव से ऑलरेडी, एक क्वेश्चन हर साल ऑलरेडी पूछा गया है। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहां से? ये कास्ट पंचायत के अंदर इन्होंने इसको पूछ लिया है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज बिटलाहा। बिटलाहा जब एक गवर्नेंस सिस्टम, शासन व्यवस्था के तहत जब न्यायिक कार्यों को किया जाता है ग्राम पंचायत के द्वारा तो कुछ सजा का प्रावधान होता है। तो जब कभी भी कोई दोषी ठहराया जाता है तो उसको सजा दी जाती है। तो जब कभी भी सजा देने की बात आती है तो ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे सजाओं का प्रोविजन है, जो और उसमें भी जो सबसे सख्त सजा है उसे क्या कहा जाता है? बिटलाहा। तो बिटलाहा क्या है? एक काइंड ऑफ पनिशमेंट। इसके तहत होता क्या है कि उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाता है और हेवी फाइन उस पर इंपोज किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट इज सेंड्रा बेंसी पूछ रहा है कि क्या है एग्जैक्टली। तो ये एक हंटिंग काउंसिल है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नाया वॉज द नेम ऑफ द हेड ऑफ द विच ट्राइबल पंचायत। नाया किस ट्राइबल पंचायत के हेड को कहा जाता है? तो बिरहोर जनजाति के हेड को नाया कहा जाता है। ये था अभी तक का क्वेश्चन जो सेक्शन ए से पूछा गया है, यानी हिस्ट्री ऑफ झारखंड से, दैट मींस ट्राइबल गवर्नेंस सिस्टम से या फिर गवर्नेंस सिस्टम से। क्लियर है? अगर आप इस क्वेश्चन को देख लिए होंगे, 4 सालों के क्वेश्चन को हमने एक साथ कंपाइल्ड कर दिया है सेक्शन वाइज। तो सेक्शन ए के तहत 7 टॉपिक्स हैं, 8 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और उन 8 क्वेश्चन में 4 सालों में टोटल कुल मिलाकर के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 7 × 4 आप 28 कर लीजिए, 28 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं 4 सालों के अंदर, वो 28 क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहाँ पे लगा डाले। क्लियर है? अब अगर आप क्वेश्चन को समझ लिए हैं तो अब हम रेडी हैं क्लास को स्टार्ट करने के लिए। तो आप समझ रहे होंगे अगर हमें इस पर्टिकुलर एक सेगमेंट को हिस्ट्री ऑफ झारखंड में गवर्नेंस सिस्टम को पढ़ना है तो हमें किन किन एरियाज पे फोकस करना है, जेपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है, उसकी माइंडसेट क्या है और किस तरीके से हम अभी जो क्लासेस कराई जाएगी, जो भी चीजें बताई जाएगी, उसमें से कौन सी पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। मेरा सुझाव है कि सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखना है और हर एक पॉइंट को अपने माइंड पे एकदम याद रखना है, क्योंकि इन्हीं सभी पॉइंट्स में से एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर होगा आपको वहां पे यही क्वेश्चंस देखने को मिलने वाला है। श्योर रहिए एटलीस्ट तो। क्लियर है? अब हम बात करते हैं आज के क्लास। आज की क्लास की बात करेंगे तो उसकी शुरुआत हम करेंगे झारखंड के ओवरव्यू से।
झारखंड को समझने के लिए, झारखंड के पूरे सिलेबस को करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि झारखंड हर एक स्टूडेंट के दिमाग पे छपा होना चाहिए। झारखंड का एक छोटा सा ओवरव्यू हम आज की क्लास में देखेंगे और सिर्फ हम उन्हीं पॉइंट्स पे आज बात करेंगे जो अभी की क्लास के लिए जरूरी है। धीरे धीरे करके हम सब पॉइंट्स पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट, आपका कोई भी चीज मिस नहीं होगा। बहुत स्टूडेंट्स को ऐसा लगेगा कि जब आपने झारखंड का ओवरव्यू दिया तो मुझे सब कुछ बता दीजिए, A to Z, पॉपुलेशन, सेक्स रेशियो, दिस दैट, फलाना ढिकाना, ये सारी चीजें। मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं जिससे आपके ऊपर एक आप पाथ से भटक जाएं, ये मैं नहीं करूंगा। इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ झारखंड को लेकर के उतने ही सेगमेंट के बारे में, उसके ओवरव्यू में उतने ही पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा जो अभी आगे के क्लासेस के लिए जरूरी है समझना। क्लियर है? खैर, तो सबसे पहले तो एटलीस्ट एक बार आप झारखंड को देख लीजिए, समझ लीजिए कि झारखंड एग्जैक्टली है क्या और झारखंड किस तरीके से दिखता है इन मैप्स में, और झारखंड की शासन जो व्यवस्था है, प्रशासनिक जो चीज है, इसको समझना जरूरी है। तभी आप पुराने जमाने की शासन व्यवस्था को आसानी से समझ सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए देखिए, झारखंड को एक अलग राज्य बनाने के लिए बहुत लड़ाइयां लड़ी गई है। जब वो हम टॉपिक पढ़ेंगे उस पर हम पूरा डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे पॉइंट्स, उन सभी पॉइंट्स को देखेंगे जहां से क्वेश्चन आता है। राइट नाउ हम ये जानते हैं कि झारखंड को एक अलग राज्य बनाने के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष लड़ा गया। क्लियर है? अप्रोक्सीमेटली मान करके चलिए 100 सालों का संघर्ष लड़ा गया अलग राज्य के लिए। क्लियर है? जिसे हम पॉपुलरली झारखंड मूवमेंट कहते हैं। ठीक है? उस मूवमेंट का आउटकम यह आया कि झारखंड को फाइनली 2000 में एक सेपरेट राज्य बना दिया जाता है। तो सेपरेट राज्य बनाने का प्रोविजन जो इंडियन पॉलिटी के तहत है, कि आपको भी पता है, आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक यूनियन एंड स्टेट्स की बात करी जाती है। और जब कभी किसी राज्य से, एक राज्य को अलग करके, राज्य से एक एरिया को अलग करके एक नया राज्य या यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में आर्टिकल 3 का यूज होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी भारत की पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है, एक राज्य, एक नए राज्य का गठन कर सकती है। इसके लिए उन्हें एक बिल पेश करना होता है, बिल लेकर के आना होता है। और झारखंड को बिहार से अलग करने के लिए एक बिल लाया गया, और उस बिल का नाम क्या था? बिल का नाम था बिहार, पूरा नाम अगर मैं लिख दूं तो यहां पे मैं लिख देता हूं, बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000, बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000। इस अधिनियम के पारित होने के बाद झारखंड को भारत देश का 28वां राज्य बना दिया गया। झारखंड 28वां राज्य बनता है कब? 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 का दिन इसलिए चूज किया गया क्योंकि इस दिन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। क्लियर है? इसलिए 15 नवंबर 2000 को स्टेट के गठन को लेकर के ये डेट डिसाइड किया गया। क्लियर है? जब झारखंड को एक राज्य बनाया गया तो जाहिर सी बात है कि कितना बड़ा एरिया झारखंड के हिस्से में आया एक राज्य के रूप में। 79,714, 79,714 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है? ये जो डेटा है ये हमारा लैंड का, झारखंड के लैंड एरिया का है। लेकिन अगर हम 2011 के सेंसस की बात करें, यानी जनगणना की बात करें, या फिर हम फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट की बात करें, तो इनके केस में अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ये मेंशन कर दिया है कि 2011 की जनगणना या फॉरेस्ट सर्वेक्षण, यानी जो वन सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आती है, उसके अकॉर्डिंग झारखंड की जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो कितना है? तो आंसर हो जाएगा आपका 79,716 स्क्वायर किलोमीटर। ये याद रखिएगा और कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जेपीएससी हो सकता है गूगली आपको दे दे, तो ध्यान से, दोनों में से कुछ भी आंसर सही हो सकता है। तो कभी आप फॉर एग्जांपल अगर ये ना हो और ये दिया हुआ है तो आप इस पे टिक कीजिएगा, और अगर ये नहीं दिया हुआ है और ये दिया हुआ है तो इस पे कीजिएगा। अगर दोनों दे दिया है तो क्वेश्चन को देखिएगा कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा क्या है, किस संदर्भ में वो क्वेश्चन पूछ रहा है। क्लियर है? तो इतना डिसाइड किया गया। अभी हम सिर्फ क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहे हैं, इस स्टेट के अंदर लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये क्षेत्रफल डिसाइड किया गया। ठीक है? जब कभी भी कोई राज्य का गठन होता है, और ये सब लिखते जाइएगा पैरेलली, जब कभी भी कोई राज्य का गठन होता है तो उसकी कैपिटल डिसाइड की जाती है। तो रांची को झारखंड की कैपिटल डिसाइड किया गया। क्यों? क्योंकि रांची जो है वो झारखंड के एकदम बीचों बीच मौजूद है, और इतिहास में एक अपना एक इंपॉर्टेंट
इनकी मान्यता एक प्लेस था राजनीतिक रूप से, इसलिए रांची को कैपिटल डिसाइड किया जाता है। क्लियर है। लेकिन इसके साथ साथ झारखंड जब गठित हुआ तो उस समय झारखंड के लोगों को, झारखंड की सरकार को लगा कि एक उप कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि झारखंड एक अच्छा खासा बड़ा राज्य है, तो उसको गवर्न करने के लिए एक सब कैपिटल भी होना चाहिए। तो सब कैपिटल के रूप में दुमका को डिसाइड किया गया कि दुमका झारखंड की एक उप कैपिटल होगी, यानी उप राजधानी बनाई जाएगी। आगे चल करके झारखंड सरकार को यह लगा कि झारखंड का जिस प्रकार से 20 सालों में विकास होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं। सो उस विकास को थोड़ा और गति देने के लिए, स्पीड अप करने के लिए झारखंड गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड कि वी विल कंस्टिट्यूट 3 मोर कैपिटल्स, यानी सब कैपिटल्स फॉर झारखंड। यानी झारखंड राज्य के लिए हम 3 नई उप राजधानियां और कंस्टिट्यूट करेंगे, गठित करेंगे। और इसके लिए जो प्रस्तावित नाम थे वो इस प्रकार से चुने गए हैं कि रांची तो झारखंड के सेंटर में है ही, और अगर हम पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो दुमका को एक उप कैपिटल बना दिया गया और दुमका काफी हद तक डेवलप हुआ है। तो दुमका के ही तर्ज पर हम झारखंड के चारों हिस्सों में एक एक कैपिटल यानी सब कैपिटल, ध्यान दीजिएगा, उप कैपिटल सब कैपिटल बनाते हैं, जिससे झारखंड को में विकास में एक गति मिल सके। और इसीलिए प्रस्तावित किया गया 3 शहर, 3 प्लेसेस, मैं ध्यान दीजिएगा मैं प्लेसेस की बात कर रहा हूं, कोई 3 डिस्ट्रिक्ट नहीं, 3 प्लेसेस जिसको क्या बनाया जाएगा, उप कैपिटल यानी सब कैपिटल ऑफ झारखंड। क्लियर है। कौन कौन से वो 3 है? तो पलामू में अगर आइएगा तो पलामू के अंदर मेदिनीनगर, मेदिनीनगर को डिसाइड किया गया एक। और ध्यान दीजिएगा ये अभी सब कैपिटल नहीं है, यानी उपराजधानी बनी नहीं है, ये प्रस्तावित है। और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कौन सी कैपिटल्स प्रस्तावित है, तो आपको सब नाम याद रखना है, लेकिन दुमका जो है वो ऑलरेडी सब कैपिटल है। तो मेदिनीनगर को एक सब कैपिटल प्रस्तावित किया गया। ये हो गया आपका वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न साइड से निकाल लिया गया। अगर हम बात करें वेस्ट सिंहभूम यानी साउथर्न साइड, सदर्न साइड की, यानी दक्षिणी साइड की, तो यहां से चाईबासा का नाम प्रस्तावित किया गया। चाईबासा का नाम प्रस्तावित किया गया कि चाईबासा जो है शहर, उसे हम उप कैपिटल यानी सब कैपिटल ऑफ झारखंड बनाएंगे। क्लियर है। ये हो गया। और तीसरा, अगर हम नॉर्दर्न पार्ट की बात करें, ये तो वेस्ट हो गया, ये नॉर्दर्न पार्ट की बात करें तो गिरिडीह को, इसको गिरिडीह को एक सब कैपिटल बनाने की बात करी गई। तो कुल मिलाकर के क्या बात है, मेदिनीनगर। और अगर आप कभी एग्जाम में ये तीनों नाम भूल जाए तो मैप आप अपने दिमाग में याद कीजिएगा कि सर ने बताया था कि सेंटर में रांची है, ऑलरेडी ईस्टर्न साइड पे दुमका है, नॉर्दर्न साइड के लिए गिरिडीह, वेस्टर्न साइड के लिए पलामू का मेदिनीनगर। और ये भी पूछा जा सकता है मेदिनीनगर कहाँ है, तो पलामू का मेदिनीनगर। और वेस्ट सिंहभूम यानी दक्षिणी साइड में, सदर्न साइड में चाईबासा को कैपिटल बनाने की बात करी गई। यानी मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह, ये 3 प्रपोज किए गए। ध्यान दीजिएगा, वर्ड प्रपोज किए गए हैं, अभी बने नहीं है। क्लियर है। चलिए अच्छी बात है, कैपिटल हो गई। अब एक बात ध्यान देने की चीज है, झारखंड जब बिहार से अलग होकर के एक राज्य बना तो उस समय झारखंड में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट थे? उस समय 18 डिस्ट्रिक्ट थे, यानी 18 जिला हुआ करते थे। तो याद रखिएगा, जब झारखंड बन के रेडी हुआ था तो उस समय सिर्फ और सिर्फ कितने जिले थे? 18 जिले हुआ करते थे। क्लियर है। ठीक है। आगे चल करके और अगर अभी 24 जिले हैं तो इसका मतलब है कि आगे चल करके इस पे 6 और जिले ऐड किए गए। आपको इन जिलों का नाम और डेट याद रखना है, और इसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि इस मैप में कि किस से अलग हो करके वो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट बना है। क्लियर है जी। ठीक है। हम बात करते हैं 19 स्टेट की, 19 डिस्ट्रिक्ट की। सो 19 डिस्ट्रिक्ट जब आप देख रहे हैं तो सबसे पहले लातेहार यानी पलामू के लातेहार को याद रखिएगा, डेट 4 अप्रैल 2001 को, 4 अप्रैल 2001 को पलामू से अलग करके लातेहार 19वां स्टेट बना, 19वां डिस्ट्रिक्ट, 19वां जिला बनाया गया। 4 अप्रैल 2001 को 19वां जिला किसे बनाया गया? लातेहार को। क्लियर है। कोई दिक्कत यहां तक है तो आप बताइए मुझे। क्लियर है। नाउ
26 अप्रैल 2001 के दिन, 26 अप्रैल 2001 के दिन जामताड़ा को झारखंड का 20वां जिला घोषित किया गया, 20वां जिला घोषित किया गया। क्लियर है जी। अब आते हैं 20th, ठीक है। अब अगर 20 और 21 दोनों एक ही दिन हुआ तो नंबरिंग में अगर आपसे कभी पूछे, वैसे जनरली पूछेगा नहीं, अगर आपसे पूछे तो 21वां जिला, 21st जिला जो है सिमडेगा लगाइएगा, जो गुमला से अलग होकर के बना। किससे अलग होकर के बना? गुमला से। और जामताड़ा किससे अलग होकर के बना? दुमका से। गुमला से अलग होकर के सिमडेगा बना कितने तारीख को? 30 अप्रैल 2001 को। सब अप्रैल के महीने में ही बना। 36 अप्रैल 2001 को 21वां गुमला से अलग होकर के सिमडेगा बना। और सरायकेला भी इसी दिन को बना 22वां डिस्ट्रिक्ट, 22nd डिस्ट्रिक्ट। किससे अलग होकर के? तो ध्यान दीजिए, वेस्ट सिंहभूम से अलग होकर के। एकदम याद रखना है, गुमला से अलग होकर के सिमडेगा बना, सरायकेला से। और डेट पूछा जाता है, इसलिए डेट याद रखना है। याद रखने का सबसे अच्छा ट्रिक है, अप्रैल का महीना याद रखिए। 2001 यानी झारखंड बनने के जस्ट 1 साल के बाद अप्रैल के महीने में 3 डेट्स हैं, 4 अप्रैल, 26 अप्रैल और 30 अप्रैल। क्लियर है? 30 अप्रैल। तो 26 का आप 4 अप्रैल का याद रखिएगा कि पलामू से अलग होकर के लातेहार बना है, पलामू से अलग होकर के लातेहार बना है। 26 अप्रैल को याद रखिएगा कि जामताड़ा 20वां जिला बना है। क्लियर है? और उसके बाद 30 अप्रैल को 2 बना है। अगर नंबरिंग की बात करी जाए, कभी नंबरिंग पूछ ले कि 21वां जिला कौन था तो सिमडेगा, 22वां जिला कौन था तो सरायकेला खरसावा सिंहभूम से अलग होकर बना और गुमला से अलग होकर के सिमडेगा बना। 30 अप्रैल दोनों, इतना आपको याद रखना है। डेट याद करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्लियर है? तो ये, और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो 4 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ये चारों पॉइंट्स कुछ भी पूछा जा सकता है। पहली चीज, ठीक है, मैं बता दूंगा, एक बार रिवीजन भी करवा दूंगा, डोंट वरी। अगर हम बात करें तो 23वां जिला है और 24वां जिला है, ये कब बनाया गया? तो ये बनाया गया सितंबर के दिन, 12 सितंबर 2007। 12 सितंबर 2007 को 2 जिला बनाया गया एक ही दिन। क्लियर है? सो कौन कौन से जिला बने हैं इस दिन में? तो आपको याद रखना है। एक तो आ जाइए खूंटी, ये आपको दिख रहा होगा खूंटी। और खूंटी किससे अलग होकर के बना? रांची से। खूंटी किससे अलग होकर के बना? रांची से। ये है आपका 23वां जिला। क्लियर है? खूंटी किससे अलग होकर के बना? रांची से। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर है। और हजारीबाग से अलग होकर के क्या बना? रामगढ़। ये आपका है 24वां जिला। ठीक है? और इसकी डेट, दोनों की डेट यहाँ पे लिखी हुई है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। रांची से अलग होकर के खूंटी बना 12 सितंबर 2007 को। हजारीबाग से रामगढ़ अलग होकर के 24वां जिला बना 12 सितंबर 2007 को। रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन में करवा देता हूँ, क्या क्या चीजें याद रखनी है। जब झारखंड बिहार से अलग हुआ तो उस समय झारखंड में 18 जिला हुआ करते थे और 4 जिला 2001 में बना। चारों जिला का नाम आपको याद रखना है। लातेहार बना, क्लियर, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला खरसावा, और उसके बाद जो 2 बच गए वो थे कौन? खूंटी और रामगढ़। खूंटी और रामगढ़, ये आपको याद रखने हैं टोटल। क्लियर है? इसके अलावा क्या पूछ सकता है? किससे क्या अलग होकर के बना? किस जिला से अलग होकर के एक नया जिला बना? ये भी आपको याद रखने हैं। क्लियर है? अगर आपको इतना सब कुछ याद हो चुका है यहां तक, तो थोड़ी सी बात हम प्रशासन पे कर लेते हैं। लिख लीजिए, सब लिख लिए होंगे, तो अगर आप लिख लिए हैं तो सब लिख लीजिए। क्लियर है जी? ठीक है। अब अगर हम बात करें कि झारखंड कितने राज्यों से घिरा हुआ है, तो झारखंड कुल मिलाकर के 5 राज्यों से घिरा हुआ है, 5 स्टेट से। ऊपर की बात करें तो ऊपर में है हमारा बिहार, जिससे झारखंड के 10 जिले लगते हैं। ऊपर से आप मैप से काउंट करके आराम से गिन सकते हैं, 10 जिले लगते हैं। अगर हम इधर से बात करें तो इधर है भैया वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल से 10 जिले लगते हैं। झारखंड के 10 जिले लगते हैं वेस्ट बंगाल से। और झारखंड से कितने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं? 5 राज्यों से, बिहार, वेस्ट बंगाल। क्लियर है? अब अगर हम इधर साउथ की बात करें तो इधर आ जाता है आपका उड़ीसा, इससे टोटल 4 है। अगर हम इधर की बात करें तो इधर आ जाता है छत्तीसगढ़, इधर भी 4 है। यहाँ पे आपको उड़ीसा में कौन कौन है? ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला, वेस्ट सिंहभूम और सिमडेगा। क्लियर है? इधर की बात करें छत्तीसगढ़ से कौन कौन से जिले लगते हैं? तो सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा। ठीक है? और यहाँ पे एक ऐसा है जो यूपी से टच करता है, यानी एक ये जो है आपका यूपी से टच करने वाला, ठीक है, एक जिला है, दैट इज गढ़वा। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? कोई डाउट? एक जिला, सिर्फ एक जिला जो यूपी से लगता है वो है गढ़वा। क्लियर है? ठीक है।
अगर आप इतनी बात समझ गए तो पूरे शासन आज के डेट में पूरे झारखंड के शासन प्रशासन को चलाने के लिए झारखंड को कुल मिलाकर के 24 जिले तो आपने देख लिए, इन 24 जिलों को तो 5 डिविजन्स के अंदर रखा गया है, यानी 5 प्रमंडल के अंदर रखा गया है। 5 प्रमंडल के अंदर रखा गया। कौन है वो 5 प्रमंडल? पलामू, नॉर्थ छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर, कोल्हान और संथाल परगना डिवीजन। सबका हेडक्वार्टर आप याद रखिएगा। हेडक्वार्टर यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। ये प्रमंडल है, 5 प्रमंडल है। पलामू डिवीजन का हेडक्वार्टर क्या है? मेदिनीनगर, याद रखिएगा मेदिनीनगर। ठीक है, इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? गढ़वा, पलामू, लातेहार। नॉर्थ छोटा नागपुर में कौन आते हैं? चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो, धनबाद। साउथ छोटा नागपुर में कौन कौन आते हैं? लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रांची, खूंटी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रांची। तो क्वेश्चन आ सकता है कि रांची किस डिवीजन की हेडक्वार्टर है? आपको पता होना चाहिए। कोल्हान का हेडक्वार्टर क्या है? चाईबासा। और संथाल परगना का क्या है? दुमका। आपको सब कुछ याद रखना है, इतना पॉइंट्स आपको एकदम अपने जहन में रखना है। 5 प्रमंडल में विभाजित है। पलामू डिवीजन के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। क्लियर है जी? पलामू के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं और कोल्हान डिवीजन के अंदर भी 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, ईस्ट सिंहभूम। नॉर्थ छोटा नागपुर के अंदर 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो। साउथ छोटा नागपुर के अंदर आते हैं लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रांची, खूंटी, 5। और संथाल परगना के अंदर आते हैं टोटल 6, जामतारा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज। ये सब आपको याद रखने हैं, क्रोनोलॉजी वाइज, चीजों के वाइज, हर एक चीज, और सबका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है। तो झारखंड को आज के डेट में गवर्न करने के लिए 5 डिवीजन में डिवाइड किया गया। इन 5 डिवीजन के अंदर 24 जिले इस तरीके से सेग्रीगेटेड है। 24 जिलों को 5 प्रमंडल के अंदर हमने रख दिया, अलग अलग जिलों को अलग अलग रख दिया। इसकी शासन प्रशासन और उनकी हेडक्वार्टर आपको बता दी गई है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अगर आप सभी को यहाँ तक क्लियर है तो मैं यहाँ स्लाइड्स डिलीट कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, क्योंकि कोई भी जिला या राज्य या फिर देश उस समय तक एक नेशन, एक लोकतांत्रिक देश, लोकतांत्रिक राज्य नहीं कहलाता है जब तक उसके अंदर लोग मौजूद ना हो। आ रही है बात समझ? तो अगर हम बात करें कि झारखंड के अंदर कितने लोग रहते हैं पॉपुलेशन के वाइज, ठीक है, पॉपुलेशन में आने से पहले हम कुछ क्षेत्रफल पे कुछ और पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। झारखंड अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से बात करें, दैट मीन्स 79,714 स्क्वायर किलोमीटर की अगर हम बात करें, तो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से ये पूरे भारत देश का 2.42% है। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जा सकता है, ठीक है, 2.42% है। अब आता है कि नंबर में झारखंड भारत देश में क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत कितने नंबर पे, झारखंड कितने नंबर पे आता है? तो झारखंड 15th स्टेट पे आता है, 15वें नंबर पे झारखंड का स्थान है। ये दो चीजें आप एटलीस्ट क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ये 2 बातें आप याद रखिए। क्लियर है? झारखंड की जो क्षेत्रफल है वो भारत देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है और क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से 15वां स्थान है। ये 15वां स्थान क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जम्मू कश्मीर का जब बाइफर्केशन हो गया तो उसके बाद ये 15वां प्लेस पे आज के डेट में एग्जिस्ट करता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से झारखंड भारत का 15वें स्थान पर, यानी 14 ऐसे राज्य और हैं, राज्य हैं जो झारखंड से बड़े राज्य हैं। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दैट इज 16th लार्जेस्ट स्टेट इन द ज्योग्राफिकल स्प्रेड। तो ये एरर है, इसको आप 15 लिख लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं कि झारखंड के अंदर लोग यानी पॉपुलेशन कितनी है जो यहाँ पे रहती है। 2011 का आखिरी सेंसस है, 2021 में सेंसस होना था बट कोविड की वजह से नहीं हुआ, और कोविड के साथ साथ भारत सरकार की लेट लतीफी है। बाकी चीजों में भारत सरकार बहुत फास्टली काम करती है, जैसे पार्लियामेंट को बनाना हो, लेकिन सेंसस में डिले करती है। खैर, अभी तक जो स्थिति है 2026 में है और 26 तक सेंसस नहीं हुए, यानी जनगणना नहीं हुए, जो 2021 में ही हो जाने चाहिए थे, क्योंकि संविधान के अंदर एक प्रावधान है कि हर 10 सालों के अंदर एटलीस्ट जो है ये होना चाहिए और इसी के आधार पर डिलिमिटेशन भी कराई जानी चाहिए। सब पे हम बात करेंगे जब पॉलिटी की क्लास करेंगे। फिलहाल हम इस पे बात करते हैं 2011 के जनगणना, जो आखिरी जनगणना हुई है, उसके अनुसार झारखंड की जो आबादी है वो है 3,29,88,134। क्लियर है? 3,29,88,134, 3,29,88,134। ये है झारखंड की आबादी। क्लियर है? अगर हम बात करें कि पूरे भारत देश की आबादी में झारखंड की आबादी किस स्थान पे, कितने परसेंटेज है,
तो परसेंटेज का अगर मैं नंबर की बात करूं तो दैट इज 2.72%। जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड की जनसंख्या पूरे भारत देश की जनसंख्या का 2.72% एग्जिस्ट करता है। क्लियर है यहां तक? तो ठीक है। अब अगर हम बात करें कि पॉपुलेशन के आधार पर झारखंड का नंबर भारत देश में किस क्रम पे आता है, सो दैट इज 14th नंबर पे आता है, 14वें स्थान पर है। क्लियर है? इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम जो आगे पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं जनजातियों के बारे में। क्यों? क्योंकि जितने भी शासन व्यवस्था आपने अभी क्वेश्चन में देखा है या जिसको हम सेक्शन ए के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, उसमें हम दो चीजें डिस्कस करेंगे। पहले जितने भी शासन व्यवस्था है और जिस जनजाति से संबंधित वो शासन व्यवस्था है, हम सबसे पहले उस जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। जनजाति के बारे में पढ़ेंगे और उसी जनजाति के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसी के अंदर हम उस शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के हम इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर 5 से 6 जनजातियों के बारे में, जो मेजर जनजातियां हैं जिनके शासन व्यवस्था के बारे में हमने सिलेबस में देखा है, उसको हम एक एक करके कवर करेंगे। तो और जो बाकी के जनजाति बच जाएंगे, जो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच जाएंगे, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो हम आगे के क्लासेस में कवर करेंगे। क्लियर है? ठीक है। अगर हम बात करें, जब हम बात कर रहे हैं ट्राइबल की, यानी जनजातीय लोगों की, तो जनजातीय लोगों की अगर हम बात करें तो झारखंड के अंदर जनजातीय को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि जनजाति होते कौन है। ट्राइब्स, देखिए भारत के संविधान के अंदर किसी भी तरीके से ट्राइब का डेफिनेशन डिसाइड नहीं किया गया है। सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा। तो ट्राइब आप किसको कह सकते हैं? ट्राइब जो सोशियोलॉजिकल एनालिसिस है, समाजशास्त्र के अनुसार जो माना जाता है ट्राइब, उसके आधार पर अगर हम बात करें तो ट्राइब वैसे लोग होते हैं जो एब ओरिजिनल्स होते हैं। एब ओरिजिनल्स, इसका मतलब आम भाषा में आप लोग सुनते हैं आदिवासी। मतलब कि ये बहुत अनंत काल से, बहुत पुराने समय से झारखंड के या भारत देश के अंदर जो रहते हैं एब ओरिजिनल, और एक तरीके से माना जा सकता है कि वो झारखंड में, क्योंकि वो इतने लंबे समय से रह रहे हैं, तो वो यहाँ के मूल निवासी है। एब ओरिजिनल्स है तो मूल निवासी है। ठीक है, वो लोग। इसके अलावा जो बाहरी समाज से एकदम कटे हुए हैं, बाहरी समाज से कटे हुए हैं, जिनकी अपनी संस्कृति, कल्चर, जिनकी अपनी एक संस्कृति है, एकदम अलग संस्कृति है, जिनकी भाषा आम भाषाओं से अलग है। क्लियर है? अगर ऐसे समुदाय हैं भारत देश के अंदर तो उसे जनजाति कहा जाएगा। जो बहुत समय पहले आए हैं, जिनकी कल्चर अलग है, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, डिस्टिंक्ट कल्चर है, ठीक है, डिस्टिंक्ट फीचर्स है, वो अपनी शासन व्यवस्था को अलग तरीके से गवर्न करते हैं, जो बाहरी समाज से एकदम कटे हुए हैं, ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? जनजातीय। तो संविधान के अंदर क्या क्लॉजेस है? ये हो गए। मैं ध्यान दीजिएगा बात, मैं सिर्फ ट्राइब्स की बात कर रहा हूं, मैं शेड्यूल्ड ट्राइब की बात नहीं कर रहा हूं। शेड्यूल्ड ट्राइब की अगर मैं बात करूं, यानी अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जनजाति वो जनजाति है जो भारत देश के संविधान के 5वीं अनुसूची में मेंशन है। दैट मींस जो भारत देश के यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में मेंशन है, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे? शेड्यूल्ड ट्राइब। और दोनों बातें बिल्कुल अलग है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? अब इसको लेकर के क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट यह है कि 366(25) ये आर्टिकल है, अनुच्छेद आर्टिकल 366(25) डिफाइन करने की कोशिश करता है शेड्यूल्ड ट्राइब को, और यह कहता है कि वो सभी समुदाय जनजातीय होंगे, ट्राइब्स होंगे, जिसे प्रेसिडेंट ने यानी भारत के राष्ट्रपति ने भारत देश के संविधान के अनुच्छेद 342 आर्टिकल 342 के तहत भारत के संविधान के अनुसूची में, अनुसूची में शामिल किया है। और इसको शामिल करने के लिए राज्य सरकारों के पास आइडेंटिफाई करने की पावर होती है कि राज्य सरकार बताएंगे कि हमारे राज्य में ये जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए, और राष्ट्रपति 342 आर्टिकल 342 के तहत ऐसे सभी जनजातियों को क्या करता है? अनुसूची के अंदर शामिल कर लेते हैं।
क्लियर है। और ये बात कहां लिखी गई है? ये बात लिखी गई है 366 में। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या भारत के संविधान के अंदर ट्राइब को डिफाइन करने का प्रावधान है, तो आप बोलिएगा यस 366 के अंदर। या फिर आपसे ये पूछा जाए ट्राइब्स का जिक्र किस अनुच्छेद से है, तो 366-25 से ट्राइब्स का जिक्र है। सो ये संविधान डिफाइन करने का काम करता है, बट डिफाइन में उन्होंने ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं दिया है कि जो भैया ओरिजिनल है, जो पहले आए हैं, फलाना है, ठिकाना है, ऐसा नहीं बताया 366 के तहत। इसने सिर्फ इतनी सी बात करी है कि 342 के तहत राष्ट्रपति जिसे भी भारत देश के संविधान की अनुसूची में शामिल कर लेंगे उसे हम शेड्यूल ट्राइब कहेंगे। अब कुल मिलाकर के बात इतनी है कि अगर ये प्रावधान है तो भारत के अंदर कितने ट्राइब हैं, कितने जनजाति हैं? अगर एज ऑफ नाउ की हम बात करें, आज की बात करें, तो कुल मिलाकर के आर्टिकल 342 के तहत राष्ट्रपति ने 730 ट्राइब को नोटिफाई किया है। क्या किया है? नोटिफाइड किया है, अधिसूचित किया है। क्लियर है। और अगर हम बात करें, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि 2011 के सेंसस के अनुसार क्या ट्राइबल की स्टेटस है, कितने ट्राइब हैं, तो आपका आंसर होगा 705। ठीक है। सो जनगणना के अनुसार 705 ट्राइबल्स हैं पूरे भारत देश में। और अगर हम बात करें 342 के तहत अभी तक कितने ट्राइब्स को नोटिफाई किया गया है, शेड्यूल ट्राइब के की स्टेटस दी गई है, तो वो 730 ट्राइब है। क्लियर बात है, यहां तक समझ में आई। और एन एडेड पॉइंट, झारखंड में कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो अब इतने ट्राइब तो पूरे भारत देश के अंदर ट्राइब है, तो झारखंड में कितने ट्राइब है हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले हम ये बात करते हैं कि जब 730 ट्राइब घोषित किया गया तो झारखंड का भी एक ट्राइब इसमें शामिल था, दैट इज कॉल्ड पुरान। और ये कब की बात है? ये बात है 2022 की। क्लियर है, इतनी बात तो आप समझ गए। अब अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो आपको यह भी समझना है कि भारत देश के अंदर जो सबसे ज्यादा ट्राइबल किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पे लार्जेस्ट ट्राइब्स रहते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाइज, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा ट्राइब कहां रहते हैं? जनजाति मध्य प्रदेश में। अगर मध्य प्रदेश के बाद किसी को पूछा जाए तो वो है उड़ीसा। तो सवाल आता है कि झारखंड का नंबर कहां आता है? झारखंड का नंबर आता है 6ठे स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि, और ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन होगा। जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड के 6ठे स्थान पर, ट्राइबल्स के दृष्टिकोण से झारखंड 6ठे स्थान पर होता है। सबसे ज्यादा कहां है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज। अगर हम बात करें कुल जनसंख्या में सबसे अधिक परसेंटेज को लेकर के, तो इसका आंसर हो जाएगा कि भारत देश में स्टेट का अगर पूछे तो मिजोरम, और अगर आपसे पूछे यूनियन टेरिटरी या फिर जो कुछ भी नहीं मेंशन है, तो सबसे ज्यादा कहां है? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा यानी कुल पॉपुलेशन का सबसे अधिक पार्ट 94% से भी ऊपर लक्षद्वीप में ट्राइबल्स है। क्लियर है। और सिमिलरली 94% के आसपास मिजोरम में भी ट्राइब्स रहते हैं। सो परसेंटेज वाइज जब पूछे तो स्टेट में मिजोरम और लक्षद्वीप हो जाएगा। आ रही है बात समझ? क्लियर है यहां तक। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि स्टेट में सबसे कम ट्राइब किधर है, तो हो जाएगा आंसर गोवा। गोवा में सबसे कम जनजाति मौजूद है। क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है। और अगर यह बात करी जाए कि इसी क्रम में यूनियन टेरिटरी पूछ लिया जाए कि वो कौन से केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें सबसे कम ट्राइब है, तो आपका आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। कम की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, पुडुचेरी। सबसे कम ट्राइब किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो पुडुचेरी। क्लियर है। अब अगर हम बात करें कि वो कौन से स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरी हैं जहां ट्राइब्स ही नहीं है, तो आप ये लिख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भाई पेपर 2 में ना पूछे लेकिन पेपर 1 में जरूर पूछा जा सकता है। तो दिल्ली, यहां पे ट्राइब्स नहीं है। इसके साथ साथ लगने वाले जो राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, इधर ट्राइब नहीं है। क्लियर है। इसके साथ साथ चंडीगढ़, इधर ट्राइब नहीं है। ठीक है, इधर भी ट्राइब नहीं है। और सॉरी पुडुचेरी में ट्राइब ही नहीं है। यहां आप लिख लीजिएगा, पुडुचेरी में ट्राइब नहीं रहते। पुडुचेरी में कम ट्राइब नहीं है, पुडुचेरी में ट्राइब ही नहीं है। ठीक है, पौंडीचेरी में ट्राइब एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। क्लियर है। तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पौंडीचेरी यानी जो पुडुचेरी है आज के डेट में, इस 5 जगहों पे कोई ट्राइब नहीं है, नो ट्राइब, कोई जनजाति नहीं रहती। और अगर आपसे पूछा जाए जिला की बात कि भारत देश में वो कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा ट्राइब है, तो आपका आंसर होगा मिजोरम के सरचिप में।
ठीक है, और आपसे ये पूछ लिया जाए कि वो कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम ट्राइब है, तो आपका आंसर हो जाएगा यूपी का हाथरस। क्लियर है? सो इतनी ट्राइब्स रहते हैं, आई होप आपको क्लियर होगा। अब सवाल आता है कि पूरे देश भर में इतने सारे ट्राइब हैं, इतने सारे ट्राइब हैं, तो टोटल जनसंख्या के कितने परसेंट भारत देश के अंदर जनजातीय लोग हैं? तो आंसर हो जाएगा 8.6%। 8.6%। क्लियर है? 8.6% जो है पूरे भारत देश की आबादी का ट्राइबल लोग एग्जिस्ट करते हैं। नंबर्स में बात करी जाए तो 10.43%। 10.43%। कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ट्राइब्स ऑफ झारखंड के बारे में भी पूछा जाएगा, और इंडिया के केस में स्टैटिक फैक्ट्स में ये भी पूछा जाएगा, या फिर मिसलेनियस के अंदर जो पेपर 2 है उससे स्टैटिक फैक्ट्स में ये पूछा जाएगा। तो भारत देश के कुछ जनसंख्या का 8.6% जो है, सॉरी, हाँ ठीक, सॉरी, परसेंटेज की वजह से कंफ्यूजन है। 8.6% है, और ये परसेंटेज नहीं है, सॉरी, इसको करोड़ में लिखिए, करोड़ से। ठीक है, अगर साफ साफ मैं लिख देता हूं कहीं पे, मैं इसको इरेज ही कर देता हूं, कंफ्यूजन अराइज ना हो। 8.6% है भारत की टोटल पॉपुलेशन का। लिखते चलिएगा आप, मैं बोल रहा हूं बस। टोटल पॉपुलेशन का 8.6% ट्राइबल पॉपुलेशन है, जनजातीय समूह, और अगर नंबर्स में बात करें तो 10.43 करोड़। ठीक है, आप जब कैलकुलेट कर लीजिएगा भारत की आबादी 2011 की जनगणना से, तो 10.43 8.6% के आसपास ही आएगा। क्लियर है? सो इतनी जो फैक्ट्स है ये आपको समझना है। अब अगर हम बात करें कि जब जनजातीय लोग हैं भारत के अंदर, तो सवाल है सबसे बड़ी जनजाति समूह, 705 जनजाति हैं भारत देश के अंदर, तो सबसे बड़ी जनजातीय समूह भारत में कौन कौन सी है? तो लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया कौन है? गोंड। गोंड। और इसके बाद सेकंड लार्जेस्ट की बात करी जाए, सेकंड लार्जेस्ट तो भील। और अगर थर्ड लार्जेस्ट की बात करी जाए पूरे भारत देश में, तो संथाल। क्लियर है? झारखंड के अंदर भील मौजूद नहीं है, लेकिन गोंड और संथाल झारखंड में भी निवास करते हैं। क्लियर है? यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा आपको, आई होप सो। खैर, अब हम बात करते हैं झारखंड की। ये सब लिख लीजिए आप, मैं इरेज कर रहा हूं इसको। अब बात करते हैं हम झारखंड की। झारखंड के अंदर कुल मिलाकर के टोटल जनसंख्या आपको बता दिया गया है कि 3,29,88,134 है। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूं, 3,29,88,134 ये टोटल पॉपुलेशन है। ठीक है, अब इस टोटल पॉपुलेशन के में भी कितने परसेंट या फिर कितनी आबादी ट्राइबल्स की है? तो आंसर हो जाएगा दैट इज 86,45,042। 86,45,042 जो है वो झारखंड के में ट्राइबल्स है। सो अगर आपको परसेंटेज ये दोनों याद है तब तो ठीक है, आप तुरंत कैलकुलेट करके पेपर में परसेंटेज निकाल सकते हैं। फिर भी स्टिल 26.2% टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन है झारखंड की टोटल पॉपुलेशन का। 26%, 26% झारखंड की आबादी क्या है? जनजाति है। क्लियर है? अब सवाल आता है कि कुल मिलाकर के झारखंड में कितनी जनजाति है? झारखंड में कुल मिलाकर के 33 जनजाति है। बहुत लोग पुरानी एडिशंस की बुक पढ़ते होंगे मार्केट में, तो वो उनको 33 लिखा हुआ मिलता, 32 लिखा हुआ मिलता होगा, या गूगल करते होंगे तो गूगल में भी बहुत बार 32 लिखा हुआ मिलता है। बट 2022 के बाद 33 ट्राइब है, और सबसे नया ट्राइब जो है 33rd जो ट्राइब है उसका नाम क्या है? पूरन जनजाति। क्लियर है? अब इस 33 ट्राइब्स में से 8 ऐसे जनजाति हैं, 8 ट्राइब्स ऐसे हैं। टोटल इसको 2 ट्राइब्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक ट्राइब को बोला जाता है प्रिमिटिव ट्राइब। क्या बोला जाता है? प्रिमिटिव ट्राइब्स। हिंदी में बोले तो आदिम जनजाति, आदिम जनजातियां।
और इसे बोला जाता है जनरल या मेन, सामान्य या मुख्य ट्राइब्स, जनजाति। तो कुल मिलाकर के 8 ऐसे जनजाति हैं, 8 ऐसे जनजाति हैं जो आदिम जनजाति हैं। और कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मुख्य जनजातियां कितनी है 33 में से, तो आपका आंसर हो जाएगा 25 जनजातियां ऐसी है जो मेन ट्राइब है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब आपके पास सवाल ये है कि अगर 8 आदिम जनजाति है तो वो कौन कौन सी जनजाति है? ठीक है, तो 8 जनजातियों का नाम आप लिखते चलिए। असुर, बिरहोर, बिरजिया, क्लियर है, कोरवा, ठीक है, परहैया, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, जो हिंदी में लिखते हैं वो हिंदी में लिख लेंगे। मैं इतना उम्मीद करता हूं कि आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा। असुर, बिरहोर मैं दोनों भाषाओं में लिखूंगा, टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा, इससे बेटर है कि आप सुन रहे हैं साथ में आप हिंदी में लिखते भी चलिए। असुर, बिरहोर, बिरजिया, कोरवा, परहैया, माल पहड़िया, माल पहड़िया, सौरिया, ठीक है, सौरिया, ये एक ही साथ है, सौरिया, मैं इधर ही लिख देता हूं आपको, पहड़िया, सौरिया, PAHADIA, सौरिया पहड़िया, ठीक है। इसके अलावा सवर, काउंट कर लीजिए एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान दीजिएगा, अभी मैं आ रहा हूं उस पर, आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। एग्जाम में बहुत स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, जब कभी भी इवन सोर्सेज भी बहुत बार गलत बताते हैं। और बहुत मार्केट में आप किताब ऐसे भी लिखोगे कि कुछ बातें लिखी हुई है और कुछ बातें नहीं लिखी हुई है और कुछ बातें तो गलत ही लिखी हुई है। ठीक है, तो आप समझिएगा, ये 8 जो मैंने लिखाया वो कौन है? आदिम जनजाति। और इन 8 के अलावा जो बाकी के जनजाति बच गए हैं वो सब क्या है? मेन जनजाति, सामान्य जनजाति। क्लियर है यहां तक? तो जब कभी भी एग्जाम में आपको प्रिमिटिव, क्योंकि एक क्वेश्चन ऑलरेडी इससे पूछा जा चुका है, ठीक, इसमें से ऐसा पूछा गया था कि एक लिस्ट दे दी गई थी और उसमें पूछा गया था, मैं क्वेश्चन लगाऊंगा, डोंट वरी, पूछा गया कि इन सब में से कौन सी एक जनजाति ऐसी है जो आदिम जनजाति नहीं है। ठीक है, या फिर पूछा गया कि इन 4 जनजाति में, सॉरी, पूछा गया था इन सभी जनजाति में कौन एक ऐसी जनजाति है जो आदिम जनजाति है, और ऑप्शन के अंदर कोरवा था। तो कोरवा जनजाति एक आदिम जनजाति है। ठीक है, और आदिम जनजाति का मतलब कि ये लोग सब अर्ली सेटलर्स है। अगर किसी को अर्थ नहीं पता तो मैं बता देता हूं, अर्ली सेटलर्स है मतलब झारखंड की धरती पे अपने पांव रखने वाले सबसे पहले जो जनजाति आए थे वो यही लोग थे, या फिर यहीं पे स्टार्टिंग से ही यहीं रहते थे। तो सबसे पुरानी जनजाति की अगर बात करी जाए, सबसे पुरानी जनजाति, ओल्डेस्ट जनजाति, तो सबसे पुरानी जनजाति आपको पता होनी चाहिए असुर है। अब सवाल आएगा कि सर जी, खड़िया जनजाति जो है वो दूसरी सबसे पुरानी जनजाति है, आदिम जनजाति है झारखंड के अंदर, तो हमने उसको क्यों नहीं आदिम जनजाति का दर्जा दिया? तो इसके पीछे झारखंड या भारत सरकार या जो भी झारखंड सरकार के जो मेंबर्स है उन्होंने ये डिसाइड किया कि सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं है कि सबसे पुरानी जनजाति को हम आदिम जनजाति बोलेंगे। ये वो जनजातियां हैं जो यहाँ पे पहले से रहते थे और पिछड़े भी है। तो इनके लिए हम डिमार्केशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके लिए स्पेशल सुविधाओं की जरूरत है और इनको बचाना भी जरूरत है, क्योंकि इनके नंबर्स बहुत कम है, इनकी जो पॉपुलेशन है वो काफी कम हो चुकी है। आ रही है बात समझ? ठीक है, इसके साथ साथ ये ओल्डेस्ट जनजातियों में से एक जनजातियां हैं, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? अर्ली सेटलर या प्रिमिटिव ट्राइब, जिनकी जो चीजें हैं, जीवन की शैली है वो बहुत ही प्रिमिटिव है। आज भी ये लोग हंटिंग गैदरिंग करते हैं, इसलिए हम लोग इनको आदिम जनजाति बोलते हैं। खड़िया की बात करें तो खड़िया लोग बहुत एडवांस हो चुके हैं समय के साथ साथ, तो अब वो लोग इस क्राइटेरिया में फिट नहीं होते हैं, इसलिए हम लोगों ने उनको बाहर रखा है। तो ये 8 जनजाति हैं जो आदिम जनजाति है। अब इसके बाद अगर ये आदिम जनजाति है, इस पे एक और कॉन्सेप्ट आता है जो बहुत लोगों को नहीं पता है, पीवीटीजी। पीवीटीजी नाम सुन रखा है लेकिन बहुत सारे किताबों में इधर उधर दे रखा है, तो पीवीटीजी की बात करता हूँ। देखिए, जब देश हमारा आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद ये समस्या ये आई कि भारत के संविधान के अंदर हमने ट्राइबल्स को लेकर के एक बॉडी नहीं गठित करी थी, जिसे हमने कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा नहीं दिया हुआ था। हमने बस बात करी थी कि हमें ट्राइबल्स के डेवलपमेंट के लिए बात करनी है। फिर धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए एक नेशनल कमीशन हुआ करती थी, फिर बाद में जाकर के ये बाइफर्केट हो जाती है, और फिर आगे चल करके ये बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी और बाइफर्केट हो जाती है, मतलब एक नई संस्था बन जाती है। तो उस समय ट्राइबल के उत्थान के लिए या उनकी स्टेटस को जानने के लिए एक कमीशन को गठित किया गया, और उस कमीशन की अध्यक्षता कर रहे थे UN ढेबर।
यूएन ढेबर, और इन्हें कहा जाता है फर्स्ट कमीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, मतलब जनजातियों के विकास के लिए जो एक पहली कमीशन बनाई गई थी, फर्स्ट कमीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि अनुसूचित जनजाति के लिए जो पहली आयोग की गठन करी गई थी वो कब करी गई थी, तो वो गठन करी गई 1960 में, और 1961 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, और अपने रिपोर्ट में इन्होंने ये कहा कि हमें भारत देश के जितने भी जनजाति हैं उनको भी कैटेगराइज करना पड़ेगा एक नए ग्रुप से, जिसे कहा जाएगा पीवीटीजी, यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है। यानी ठीक है, विशेष, इसको हिंदी में कहा जाता है, मुझे हिंदी एग्जैक्टली इसका याद नहीं आ रहा, दैट इज इसे एक विशेष ट्राइबल ग्रुप कहा जाता है, जनजातीय समूह। आप देख लीजिएगा इसको, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, मैं याद आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। वल्नरेबल का मतलब है कि जो खतरे में है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जनजाति हैं जो खतरे में हैं और इनको बचाना जरूरत है। खतरे में मतलब इनकी जो पॉपुलेशन है वो लगातार घट रही है, और इनके लिए यूएन ढेबर ने एक डेफिनेशन भी दिया। अब जब डेफिनेशन, अब मैं यहाँ पे डेफिनेशन डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि उस एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आदिम जनजाति एग्जैक्टली क्या होते हैं, कौन होते हैं, कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन अभी 14th के जो जेपीएससी का एग्जाम है, जेपीएससी अभी उस क्वेश्चन पे डील नहीं करेगी। 4 बेसिकली क्राइटेरिया है, मुख्य क्राइटेरिया है, जिसके आधार पे इनको क्लासिफाई किया जाता है। उस 4 क्राइटेरिया में जो भी जनजाति फिट बैठेगी उसे पीवीटीजी का दर्जा दे दिया जाएगा। उसके बारे में हम लोग बात करते हैं जब मैं 225 से लेकर के 250 घंटे की जेपीएससी की क्लास कराता हूँ इन डिटेल क्लास, तो उसमें इन सभी चीजों को हम डिस्कस करते हैं। जो एक कोर्स लॉन्च हो चुका है उसमें एक एक चीजें डिस्कस की जाती है, पूरे डिटेल में डिस्कस की जाती है, जिससे पूरा कॉन्सेप्ट A to Z क्लियर हो जाता है। बट अभी हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए हम क्विकली आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी करके हम इसको कवर अप करेंगे। जो मुख्य बातें हैं जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं मैं वो बता रहा हूँ, लिखते चलिएगा। मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में भी बताया था कि हर एक वर्ड जो मेरे मुंह से निकल रही है उसको आप ध्यान से लिखते चले जाइए, क्योंकि वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ईयर याद रखिएगा, यूएन ढेबर कमीशन, और इन्हीं कमीशन के परामर्श पर पीवीटीजी बनाया गया। एक विशेष रूप से जो कमजोर, हाँ इसे कहा जाता है विशेष कमजोर वर्ग जनजाति के समूह, ठीक है, इसे ये कहा जाता है। क्लियर है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यूएन ढेबर कमीशन से पीवीटीजी आ गया, तो अब सवाल उठता है कि भारत देश में कितने पीवीटीजी को क्लासिफाई किया गया है। तो अभी तक आज की डेट की हम बात करें तो कुल मिलाकर के भारत देश में 75 पीवीटीजी ग्रुप है। क्लियर है। और अगर हम झारखंड की बात करें कि झारखंड में जो 33 जनजातीय समूह रहते हैं, उस 33 जनजातीय समूह में से कितने जनजातीय समूह ऐसे हैं जिसे भारत सरकार ने पीवीटीजी का दर्जा दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार ने पीवीटीजी का दर्जा दिया हुआ है। तो इन 75 ट्राइब्स में से झारखंड के 33 ट्राइब्स में से कुल मिलाकर के टोटल 9 ट्राइब, याद रखिएगा बहुत सारे एग्जाम बुक्स में लोगों ने गलत बता रखा है, कुल मिलाकर के 9 ऐसे ट्राइब्स हैं, 9 ऐसे जनजातीय समूह हैं जिसे पीवीटीजी का दर्जा दिया गया। और यह दर्जा क्यों दिया जाता है? इससे भारत सरकार ऐसी जनजातियों के लिए, आदिम नहीं, ऐसी पीवीटीजी जो विशेष रूप से कमजोर वर्ग के जनजाति है, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनको सेफ रखने के लिए, उनको बचाने के लिए, जैसे वल्नरेबल पक्षियां होती है, पेड़ पौधे होते हैं, उसी तरीके से ऐसी जनजातियों को बचाने के लिए हम उनके लिए क्या क्या नए प्रोग्राम ला सकते हैं, उनके लिए क्या एक्स्ट्रा हम फोकस कर सकते हैं, इसलिए उनको क्लासिफाई किया जाता है। तो 75 में से कुल मिलाकर के झारखंड में 9 ऐसे जनजाति हैं जिसे पीवीटीजी का दर्जा दिया गया। तो ध्यान दीजिएगा, 8 जो जनजाति प्रिमिटिव जनजाति है, आदिम जनजाति है, वो 8 तो है ही, आपको एक्स्ट्रा कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है, एक्स्ट्रा आपको कुछ याद नहीं रखना है। ये 8 जनजाति जो हमने लिखा है, इस 8 जनजाति में बस एक जनजाति और ऐड कर लीजिएगा, दैट इज हिल खड़िया। खड़िया जनजाति में भी जो हिल खड़िया है यानी पहाड़ी खड़िया है, वो काफी बैकवर्ड है। आपने खड़िया जनजाति मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसमें आप बताऊंगा कि खड़िया जनजाति के भी 3 ग्रुप है, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया। बाकी 2 खड़िया जो है वो काफी ज्यादा डेवलप हो गई है, बहुत प्रोस्पेरस हो गई है, लेकिन हिल खड़िया आज भी हंटिंग, गैदरिंग, हनी निकालना यानी मध निकालना, इन या फिर जंगल से लकड़ियां चुन करके
सूप बनाना, ये सारी चीजें जो है वो बना करके अपना भरण पोषण करती है और एक जगह से दूसरे जगह पे आज भी भटकती है। तो ऐसे जनजाति को क्या किया गया है, पीबीटीजी के दर्जा में रखा गया। तो यहाँ तक आपको ट्राइबल से रिलेटेड बहुत सारी बातें क्लियर हो चुकी होगी। जो ट्राइबल की एक जनरल इंफॉर्मेशन है एज ऑफ नाउ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। क्लियर है? अब हम एक एक करके ट्राइब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? और हम जो शासन व्यवस्था पढ़ रहे हैं उस शासन व्यवस्था का पहला टॉपिक था मुंडा शासन व्यवस्था। तो हम अभी किस ट्राइब के बारे में पढ़ेंगे? मुंडा ट्राइब। और ध्यान दीजिए, मैं दोबारा ये ट्राइब को कहीं नहीं पढ़ाऊंगा, पूरा मुंडा ट्राइब फ्रॉम ए टू जेड चीजें जो है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इन शॉर्ट हम आपको बता देंगे, मैं आपको बता दूंगा। और एक एक पॉइंट आप लिखते चलिएगा और समझते भी चलिएगा, क्योंकि ऐसे बताऊंगा जिससे आपको समझ में भी आएगा। इसके साथ साथ आखिरी में मुंडा के ट्राइब को बताने के बाद आखिरी में मुंडा शासन व्यवस्था पे बात करूंगा। ठीक है? तो चलिए डिस्कस करते हैं मुंडा ट्राइब।